Hello student, my name is Rohit Bansal from Department of Computer Science and Engineering from Sagar Institute of Science, Technology and Research, Bhopal. Today topic is two-dimensional array. In this video, we are cover following topics: declaration of array, initialization of 2D array, memory representation in 2D array, calculate the size of 2D array, accessing element in 2D array. 2D means two-dimensional array. What is two-dimensional array? Two-dimensional can be defined as an array of array. Two-dimensional array is organized as matrices which can be represented as the collection of rows and columns. How to declare two-dimensional array? Data type, variable name, number of rows, number of column. Data type, int variable name, a number of rows, 3 number of columns, 3 and semicolon. इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले डेटा टाइप आप कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो, इंट, फ्लोट, डबल. ए नेम ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ द वेरिएबल, देन फर्स्ट सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रोज. आप कितनी नंबर ऑफ रोज का एरे, टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करना चाहते हैं. सेकंड सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स. इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी के अंदर, इट्स मीन दैट थ्री रोज and 3 columns. 3 rows and 3 columns. We also use storage class before data type. Means static, auto and so more. This is called as declaration of two-dimensional array. ये क्या है? पूरा two-dimensional array. Logical representation of two-dimensional array. कैसे करते हैं logical representation? Logical representation of two-dimensional array. जब हम डिक्लेरेशन ऑफ एरे कर रहे हैं तो इंट ए 3/3 मींस 3 रोज एंड 3 कॉलम. एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0. तो जो रो का इंडेक्स था वो कहां से स्टार्ट हुआ? 0 1 2. कॉलम का कहां से स्टार्ट हुआ? कॉलम का स्टार्ट हुआ 0 1 2. तो जब हम इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे मेमोरी के अंदर तो 0 रो एंड 0 कॉलम मींस 0 0. 0 row and first column means 0 1. 0 row and second column means 0 2. First row 0 column 1 0. First row first column 1 1. First row second column 1 2. Second row first column 2 0. Second row first column 2 1. Second row and second column 2 2. ये है इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इन द मेमोरी. अब ये जो केवल हमारे यूजर्स को समझने के लिए, प्रोग्रामर्स को समझने के लिए है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन मेमोरी के अंदर, लेकिन जब हम इसका
फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं मेमोरी के अंदर, तो जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो रैम के अंदर हमको एक कंटिन्यूअस मेमोरी मिलती है। तो 3/3 का है, तो 3/3 मीन्स हमें कितना मिलेगा, 3/3। 3/3 मीन्स हमें कितना स्पेस चाहिए, 9। और किसका चाहिए, इंटीजर का। तो इसका मतलब 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल रिप्रेजेंटेशन इन द मेमोरी। मतलब मेमोरी के अंदर फिजिकली हमें कैसे ये रिप्रेजेंट करेगा। अगर मेमोरी के अंदर ये कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस अगर नहीं मिलेगा तो ये एरे क्रिएट नहीं होगा। मत मीन्स अगर इसको कंटिन्यूअस, अगर हमने एरे बनाया, एक एरे को डिक्लेयर किया इंट ए 5/10, मतलब 5 रोज और 10 कॉलम्स, तो 5/10 कितना हो गया, 50 इंटू डेटा टाइप। तो उतना मेमोरी स्पेस हमें चाहिए, तब हमारा कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस चाहिए, तब ये एरे जो होगा वो क्रिएट होगा। 2D एरे को 2D एरे इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरे ऑफ एरेज। एरे ऑफ एरेज क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक तरीके का, ये क्या है, इंडिविजुअल लीनियर एरे है। तो ये क्या एरे ऑफ एरेज इसलिए भी बोला गया है क्योंकि ये जो है कलेक्शन है इसका, आपका लीनियर एरे का, यानी कि 1D एरे का। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है एरे ऑफ एरेज। और इसको और क्या बोला जाता है, इसको 2D एरे इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स। इसको क्या बोला जाता है, इसको 2D एरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्लियर। इनिशियलाइजेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, हमने एरे को डिक्लेयर किया, जब हमने एरे को डिक्लेयर किया 3/3 से, ये भी डिक्लेरेशन है, तो इस टाइम पे पूरे एरे के अंदर क्या होगा, गार्बेज वैल्यू। तो जब हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं, हमने एरे को इनिशियलाइज किया इंट ए 3/3 का हमने एक एरे बनाया, जिसको हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज किया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो फर्स्ट मेथड क्या है एरे को इनिशियलाइज करने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ कॉमा सेपरेशन ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर का यूज करके हम वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कैसे होगी, 1 2 3, ये आपका 0th रो, 5 6 7 फर्स्ट रो, 7 8 9 सेकंड रो। 0th रो में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 रो 0 कॉलम, कहां पे जाएगा, 0 रो 0 कॉलम। सेकंड वैल्यू कहां पे जाएगी, 0 रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड वैल्यू कहां पे जाएगी, 0th रो एंड सेकंड कॉलम। फोर्थ वैल्यू कहां पे जाएगी, फर्स्ट रो 0th कॉलम। इसी तरीके से ये सारी वैल्यू कहां पे, एरे में, सारे एलिमेंट्स एरे के अंदर स्टोर होते हैं। अब फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। सपोज करो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं, रिमेनिंग केवल हमारे पास 7 वैल्यू है। हमारे पास एरे जो है 3/3 का है और हम वैल्यू कितनी पास कर रहे हैं, 7 वैल्यू पास कर रहे हैं। तो उस केस में 1 स्टार्टिंग की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और जो 8 और 9th जो एलिमेंट है, यानी कि सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ऑफ सेकेंड कॉलम के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा आपका, 0। इसी तरीके से जब हमने पास वैल्यू को इनिशियलाइज किया 3/3 का हमने क्या बनाया,
एक एरे बनाया और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या पास कराया 0। तो इस केस में क्या होगा, सारे एलिमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जितने भी एलिमेंट हैं उसके प्लेस में उसके वैल्यूज क्या होंगी आपकी 0 होंगी। आपका थर्ड मेथड ओके, यहां तक समझ में आ गया। इनिशियलाइजेशन का सेकंड मेथड क्या है, हमने एक एरे डिक्लेयर किया int a 3/3 और वैल्यू को हमने कैसे इनिशियलाइज करी 1 2 3 कर्ली ब्रेसेस क्लोज कॉमा 4 5 6 कॉमा 7 8 9 कर्ली ब्रेसेस क्लोज। सेकंड मेथड क्या है, अब इस मेथड में हमें ये समझ में आ रहा है कि ये हमारा 0th रो है, ये हमारा फर्स्ट रो है और ये हमारा सेकंड रो। तो इसमें वैल्यू जो असाइन होंगी मेमोरी के अंदर वो कैसे हो जाएगी, तो वैल्यू कैसे असाइन हो जाएगी, फर्स्ट 0th रो 1 2 3 फर्स्ट रो 4 5 6 सेकंड 7 8 एंड 9। इस मेथड में एक बेनिफिट और क्या है, बेनिफिट जो एक इस मेथड में वो ये है, हमने क्या किया int a 3/3 का एक एरे बनाया, उसके बाद हमने यहाँ दिया 1 2 3 4 5 6 7 हमने क्या किया a 3/3 का हमने क्या बनाया, एक एरे बनाया जिसमें हमने असाइन किया 1 2 जे आपके, ये जो है आपका 0th रो है, ये आपका फर्स्ट रो है और ये जो है आपका वो सेकेंड रो है। तो वैल्यू जो होगी वो किस तरीके से मेमोरी में रिप्रेजेंट करेगी, आपका 1 और 2 थर्ड एलिमेंट के प्लेसमेंट पे, जो थर्ड एलिमेंट का जो स्पेस है यानी कि 0th रो और सेकंड कॉलम, यहाँ पे वैल्यू तो है नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लेगा, ये 0 लेगा। 3 4 5 फर्स्ट रो 3 4 5 सेकंड रो 6 7। अब सेकंड रो और सेकंड एलिमेंट पे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या साइन होगा 0। लेकिन जब हम लोग जो असाइन कर रहे थे फर्स्ट मेथड से, हम लोग जब वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे थे फर्स्ट मेथड से, मतलब int a ऑफ 3/3 से, तो 1 2 3 4 5। तो इस वाले मेथड में जो होगा वो स्टार्टिंग से वैल्यू ले लेगा 1 2 3 फर्स्ट आपके फर्स्ट 0th रो के लिए, 4 और 5 आपका फर्स्ट रो के लिए और रिमेनिंग सभी ब्लॉक्स में वो 0 एलिमेंट को असाइन कर देगा। कुछ मेथड और है इनिशियलाइजेशन के, हमने बोला int ये ब्रैकेट को int a फर्स्ट जो रोथ वाला सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है, आप इसको ब्लैंक भी रख सकते हो, लेकिन आपको क्या करना होगा, जो रो कॉलम वाला है, कॉलम वाला जो आपका सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, इसमें आपको एक इंटीजर वैल्यू को पास करनी होगी। मतलब आप रो जो होगा वो अब आपका डिपेंड आपके ऊपर है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप कॉलम वाले जो ये आपका कॉलम वाला है उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। हमने इधर 3 किया और 4, अगर हमने इसमें इस तरीके से वैल्यू असाइन करी तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर क्यों आएगा, क्योंकि कॉलम वाला जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, जो जिसमें हम बताते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो वो आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम नंबर ऑफ रोज वाला जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब इससे क्या पता पड़ा कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स,
एक एरे है आपका, एक एरे आपने बनाया जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, मतलब कॉलम से वो फाइंड आउट कर लेगा वैल्यू इनिशियलाइजेशन के टाइम पे कि कितनी क्या जा रहा है, कितनी रोज क्रिएट हो, कितने कॉलम्स क्रिएट होंगे। तो 1 2 3 और 4। ओके, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इन 2 डायमेंशनल एरे। सपोज हमने एक एरे लिया ए 3x3 का, मीन 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसका अगर हम लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, मतलब जो हम लोग प्रोग्राम के ड्यूरेशन में एक 2D एरे को एक्सेस करने के लिए जो हम रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, जो हमारा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, 0 1 2 एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 0 रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। इसी तरीके से कॉलम में भी जो होता है हमारा एरे जो इंडेक्स होता है कॉलम के लिए स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से, 0 1 और 2। तो 0 0 0 1 0 2। अगर हम इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं मेमोरी के अंदर तो किस तरीके से होगा, वो सिक्वेंशियल होगा, यानी कि लीनियर वे में होगा। तो 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 एंड 2 2 एंड सो ऑन। अगर हम बात करते हैं अब इंटीजर की, अगर हमारा डॉस बेस कंपाइलर होता है तो इंटीजर कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी के लिए, 2 बाइट। अगर अब एरे जो हमारा जो कंपाइलर होता है, तो कंपाइलर जो होता है वो केवल किसको स्टोर करके रखता है, आपके बेस एड्रेस को। किसको स्टोर करके रखेगा, आपके बेस एड्रेस का। अब हम मान लेते हैं कि इसका बेस एड्रेस कितना है, 100। इसका बेस एड्रेस कितना है, 100। तो अगर हमारा इंटीजर 2 बाइट का है, यानी कि डॉस बेस हमारा डॉस बेस कंपाइलर है, डॉस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका बेस एड्रेस क्या होगा, 100। अब ये हर इंडेक्स पर 2 बाइट को बढ़ाता जाएगा। तो जो हमारा जो आपका इंडेक्स हो गया कौन सा, 0, ये हो गया 0 0, तो इस पे क्या आ गया, 100। इंडेक्स 0 1 पे क्या आ गया, 102। तो जो मेमोरी जो होगी वो सिक्वेंशियली 2 बाइट मेमोरी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो जब अगर हमें कंपाइलर जो होगा, कंपाइलर क्या है, पूरे एरे के एड्रेस को स्टोर करके नहीं रखता है, कंपाइलर केवल और केवल किसको मेंटेन करता है, आपके बेस एड्रेस को। अब आपको किसी भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो विद द हेल्प ऑफ बेस एड्रेस एंड इंडेक्स नंबर, कंपाइलर जो होगा आपका किसी भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता है। अगर हमारा कंपाइलर विंडो बेस है तो फिर वो कितना बाइट ऑक्यूपाई करेगा, इंटीजर का 4 बाइट। तो कितना बाइट, बेस एड्रेस में 4 बाइट क्या क्या करता जाएगा, वो ऐड करता जाएगा, और जितने का कंपाइलर है उस मेमोरी स्पेस को वो एक्सेस करेगा। 100 104 108 112 116 एंड सो ऑन। तो जो आपका जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है फिजिकल मेमोरी के अंदर, वो किस तरीके से होता है, वो सीक्वेंशियल होता है। इस लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से ही एरे को क्या बोला गया है, मैट्रिक्स भी बोला गया है। 2 डायमेंशनल एरे को क्या बोला गया है, 2 डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स भी बोला गया है। ओके, अब बात आती है हाउ टू कैलकुलेट साइज ऑफ द एरे। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एरे को क्रिएट, सपोज करो आपने इंटीजर, हमने क्या किया, हमने एक एरे को डिक्लेयर किया इंटीजर a 3x3। अब वो कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा, उसको कितनी बाइट सीक्वेंस में चाहिए रहेगी एरे के लिए, तो उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है सबसे पहले नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप। सपोज यहां पे कितना है, 3 रोज है इंटू 3 कॉलम, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 इंटू, अगर इंटीजर 2 बाइट का है तो कितना मेमोरी चाहिए, 9 2 जा 18 बाइट। यूनिट क्या है इसकी, यूनिट है इसकी बाइट। और अगर आपका 4 बाइट आपका इंटीजर का साइज है तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 इंटू 4 इक्वल टू 9 4 जा 36।
तो उसको कितना चाहिए 36 बाइट। कितना चाहिए उसको 36 बाइट। तो हम साइज का कैसे कैलकुलेट करेंगे? साइज को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू डेटा टाइप, साइज ऑफ द डेटा टाइप। अगर ये कैरेक्टर होता तो 3 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू 9 बाइट। इसको 9 बाइट जो है सीक्वेंस फॉर्म में चाहिए रहेगी। अगर इंटीजर है तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 बाइट। उसको आप जोड़िएगा तो कितने बाइट है आपके 18 बाइट है। उसके बाद में फ्लोट है तो आपका 9 इंटू 4 कितना हो गया 36। डबल है तो 9 इंटू 8 एंड सो ऑन। ओके, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे हम 2 टाइप से करते हैं। पहला आपका कंपाइल टाइम पे और दूसरा आपका रन टाइम पे। जो इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे है वो 2 टाइप से हो गया। पहला कंपाइल टाइम पे और दूसरा रन टाइम पे। जो कंपाइल टाइम पे एरे का इनिशियलाइजेशन होता है वो हमने आपको अभी बताया कैसे कि इंट ए 3 सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में 3, दूसरे में सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में 3, फिर आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जब वैल्यू पास कराते हो तो वो जो है वो क्या है आपका क्या है आपका कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है। जब हम बात कर रहे हैं किसकी रन टाइम की इनिशियलाइजेशन की तो देखिए वो कैसे करते हैं। वो विद द हेल्प ऑफ लूप इनसाइड द लूप हम एरे की जो वैल्यू होंगी वो कहाँ पे स्टोर कराएंगे 2 डायमेंशन एरे में। अब इसमें हम 2 लूप्स को क्यों यूज कर रहे हैं? जो फर्स्ट लूप होगा वो होगा आई के लिए जो आपकी रो को मेंटेन करेगा, और जो सेकंड लूप होगा वो होगा आपका कॉलम के लिए जो आपके क्या नाम है क्या मेंटेन करेगा कॉलम को मेंटेन करेगा। तो अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की तो कैसे आप वो प्रोग्राम लिखेंगे? हम कैसे लिखेंगे? हमने डिक्लेयर किया इंट ए 3/3 का एक एरे डिक्लेयर किया। अब हमें इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज कराना है रन टाइम पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आप 2 वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे आई और जे। हमने इंट आई और जे नाम के 2 वेरिएबल को भी डिक्लेयर किया है। हमने क्या किया है आई और दो वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या किया डिक्लेयर किया। उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे लूप यूज करेंगे फॉर i इक्वल टू 0। आई को 0 से क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि जो रो का जो इंडेक्स है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से इंडेक्स हो रहा है स्टार्ट हो रहा है। देन कहां तक जाएगा वो जाएगा 2 तक। तो या तो i लेस देन और इक्वल टू 2 या फिर i लेस देन 3 और उसके बाद में i प्लस प्लस। ये जो लूप है वो क्या मेंटेन कर रहा है आपका रो को मेंटेन कर रहा है कर्ली ब्रेसेस। अब इसकी बॉडी के अंदर लूप इनसाइड द लूप यूज करेंगे। तो सेकंड लूप हमने लगाया फॉर j इक्वल टू 0। j कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से। क्यों? क्योंकि कॉलम का जो इंडेक्स है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है। कहां तक जाएगा j लेस देन 3 तक और j प्लस प्लस। ये जो पहला लूप है वो लूप क्या मेंटेन करेगा? वो मेंटेन करेगा रो को, और जो सेकंड लूप है वो मेंटेन करेगा कॉलम को। किसको मेंटेन करेगा? कॉलम को मेंटेन करेगा। अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे? अब वैल्यू को हम कैसे लेते हैं? वैल्यू को हम लेते हैं किससे? स्कैनफ की हेल्प से। तो इसके अंदर हमने क्या लगाया स्कैनफ परसेंटेज डी। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज किया परसेंटेज डी। क्यों यूज किया? क्योंकि ये जो है एक इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर डेटा टाइप है परसेंटेज डी। उसके बाद एड्रेस ऑफ ए के उस पे आई और जे, आई और जे हम क्या करेंगे स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ आई एंड जे। लूप को हमने क्या किया क्लोज किया और बाहर वाले लूप को भी क्लोज किया। अब देखिए ये काम कैसे करेगा? काम कैसे करेगा? सबसे पहले i इक्वल टू क्या है 0। i की वैल्यू कितनी हो गई? i की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 0। i 0 जो है 3 से छोटा है कंडीशन क्या हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू। नीचे आया j इक्वल टू क्या हो गया 0। j की वैल्यू कितनी हो गई 0। क्या 0 3 से छोटा है कंडीशन ट्रू। स्कैनफ वैल्यू को आप यूजर से लीजिए और कहां पे स्टोर कराइए? वैल्यू को कहां पे स्टोर कराइए i0 j0। क्यों? i की वैल्यू भी 0 है और
जे की वैल्यू भी 0 है। तो यूजर ने सपोज करो फर्स्ट वैल्यू क्या दी 10, तो 10 कहां पे स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया कहां पे आपके 0 0 पे। उसके बाद में वापस i प्लस प्लस, सॉरी i प्लस प्लस नहीं, अब जे का लूप चल रहा है, जे के लूप के इनसाइड में है, ये लूप कंप्लीट हुआ कहां पे गया, जे के पास गया, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्या 1 3 से छोटा है कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट वैल्यू कहां पे आएगी, नेक्स्ट वैल्यू आएगी आपकी 0 और 1। यूजर ने दी 20, तो 20 कहां पे आ गया 0 और 1 पे। जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू। नीचे आया स्कैन है, वैल्यू आप लीजिए और कहां पे इंसर्ट कराइए 0 2 पर। तो जो थर्ड वैल्यू है वो कहां पे आ गई 0 2 पे। जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी हो गई 3, 3 क्या 3 से छोटा है, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हुई ऊपर वाले लूप के पास गया, i प्लस प्लस, i की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्या 1 3 से छोटा है कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गया ट्रू 4। अब फिर से j की वैल्यू कितनी कर दो 3 से 0, j की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, क्या 0 जो है 3 से छोटा है। नेक्स्ट वैल्यू कहां पे आएगी, i की वैल्यू अब कितनी है, i की वैल्यू अब है आपकी 1, j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू है अब आपकी कितनी 0। तो नेक्स्ट वैल्यू कहां आएगी 1 0 पे, 1 0 पे यूजर ने दिया 35। जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 छोटा है 3 से है, जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी कहां पे आएगी 1 1 पे। नेक्स्ट वैल्यू कहां गई 1 1 पे 40 आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू जे प्लस प्लस, वैल्यू कितनी हो गई 2, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे कितना आ गया 1 2, तो नेक्स्ट वैल्यू है वो कहां पे स्टोर हो गई 1 2 पे। फिर उसके बाद में जे प्लस प्लस, वैल्यू कितनी हो गई 3, यहाँ पे क्या हो गया कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होने के बाद में ऊपर गया i की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये i की वैल्यू क्या ना हो जाए फॉल्स ना हो जाए। तो ये जो मेथड है वो मेथड है इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे एट रन टाइम। ओके, अब हम बात करते हैं क्या कि हाउ टू एक्सेस। अब मेमोरी से हमको वैल्यू जो है वो क्या करना है एक्सेस करना है, मेमोरी से हमको वैल्यू को क्या करना है एक्सेस करना है। ओके, तो अब हम प्रोग्राम बनाते हैं किसका कि हम कैसे वैल्यू को एक्सेस करते हैं। सेम प्रोग्राम रहेगा, केवल डिफरेंस क्या आ जाएगा, जहां पे जो स्कैनफ है वहां पे क्या लगा दीजिएगा प्रिंटफ लगा दीजिएगा। जो स्कैनफ है यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ लगा देंगे। क्लियर। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। फॉर i इक्वल टू 0, i फिर से क्या हो गया i 0 हो गया, 0 3 से छोटा है, कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। नीचे आया j इक्वल टू 0, j की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, 0 जो है 3 से छोटा है कंडीशन क्या हो गई ट्रू। नीचे आ जाओ, वैल्यू को आप प्रिंट कराओ, कौन सी वैल्यू को, जिसकी इंडेक्स 0 0 है। ए एरे का इंडेक्स i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंट क्या होगा 10। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया 10। इसमें आप एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा, printf स्लैश n। ये स्लैश n क्यों किया, लाइन को चेंज करने के लिए। उसके बाद में फिर ये j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू कितनी हो गई, j की वैल्यू हो गई आपकी 1, 1 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू हो गई। तो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी प्रिंट करा दो, जिसका i का इंडेक्स 0 है और j का इंडेक्स 1 है, यानी कि 0 1। वैल्यू प्रिंट हो गई कितना 20। j प्लस प्लस हुआ, वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, 2 जो है 3 से छोटा है कंडीशन क्या हो गई ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो नेक्स्ट इंडेक्स क्या आ जाएगा 0 2, नेक्स्ट इंडेक्स क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स क्या आएगा आपका 0 2, नेक्स्ट इंडेक्स आ गया 0 2, वैल्यू कितनी हो गई 30, वैल्यू कितनी हो गई आपकी 30 हो गई। उसके बाद में j प्लस प्लस, वैल्यू क्या हो गया फॉल्स हो गया, वैल्यू क्या हो गई फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई तो क्या हुआ, यहाँ पे जब j की वैल्यू 3 हुई तो 3 यहाँ पे क्या हो गया फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया तो फिर कहाँ पे गया i प्लस प्लस, ये लूप ओके कहाँ पे गया i प्लस प्लस, i प्लस प्लस की i की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब 1 जो है 3 से छोटा है। ये वाला प्रिंटर क्यों यूज किया, ये वाला प्रिंटर हमने जब हमारा कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तो j की वैल्यू को चेंज करने, मतलब आपका जो कर्सर है उसको चेंज करने के लिए हमने इस printf का यूज किया है, जिससे जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो 2D का लुक दे। किसका लुक दे, वो 2D का लुक दे। ओके ठीक है।